चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 10th क्लास का। पर इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज समझना होगा ना, तो उसको समझने से पहले हम पहले बता देना चाहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर भी अगर इसको देखते हैं आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं, ठीक है ना, तो एक अच्छा सा कंसेप्ट बन जाएगा 10th लेवल पे हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और इससे ज्यादा एडवांस की बातें जो होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर इसमें हम कोशिश करें कि एक ही वीडियो में पूरा क्या आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। पर पूरा जितना थियरी पार्ट है, सारे थियरी पार्ट क्या करेंगे हम इसमें डिस्कस कर देंगे, और जो न्यूमेरिकल्स पार्ट होगा उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं, ठीक। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता क्या है ना। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर आगे हम धीरे धीरे करके सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आजू बाजू में हर जगह देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज देखते हैं, जैसे बल्ब का जलना, पंखा का चलना, आजकल इलेक्ट्रिक वैन भी आ गया है ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। इसलिए हमको जरूरी होता है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना कुछ खास तरीके से, और टेंथ में पढ़ना है तो थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। तो आइए हम इसको ट्राई करते हैं समझने का, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कुछ दिख रहा है ना, और यहाँ सिटी दिख रहा है, तो इसको जनरली डील किया जाता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है सब चीजें, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टडी करेंगे हम। तो स्टडी करने के लिए मतलब सिंपल वे में इसको डिवाइड किया गया है दो तरीकों से, दो तरीके बता देते हैं। ये में है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और बी में है सेकेंड का है तो इसको डायनेमिक बोलते हैं, डायनेमिक या फिर करंट, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। डायनेमिक का मतलब हम समझा देते हैं, जैसे चलना, किसी चीज का मूवमेंट, ठीक, ये मूवमेंट होता है। और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होता है, जैसे कोई भी चीज रुक गया हो तो क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक। तो ये स्टैटिक अपने सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, लेकिन हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे इसके बारे में, ठीक। पर ये डायनेमिक हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा टोटल पढ़ना है अपने 10th क्लास में। तो स्टैटिक किसके लिए होता है और करंट किसके लिए होता है ना, तो यहाँ समझते हैं। स्टैटिक आप जानते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, नहीं है तो हम बीच में थोड़ा डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज आ रहे हैं तो आगे डिस्कस करेंगे। पर ये समझिए कि किसके लिए होता है, इंसुलेटर के लिए मेनली। इंसुलेटर उसको कहते हैं जिससे करंट पास नहीं कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि लकड़ी लेते हैं तो लकड़ी से करंट पास नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक या इंसुलेटर बोलते हैं उसको। तो इंसुलेटर मटेरियल जैसे रबड़ हो गया, ये प्लास्टिक मार्कर, इससे करंट पास नहीं करेगा, ये सब क्या हो गया, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के लिए जो टर्म आता है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते होंगे कभी कभी कॉम बाल हेयर में करने के बाद में ऐसे कॉम जब हम करते हैं, कॉम करके पेपर को चिपकाते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये तो रहा इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर में क्या आ गया, क्या अट्रैक्शन आ गया। तो अट्रैक्शन आ गया तो वही हम लोग डील करते हैं, पढ़ते हैं आगे इंसुलेटर का कंडक्टिविटी, उसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। या फिर ग्लास रॉड को भी आप रब करेंगे फिर भी हो जाता है ऐसे। डायनेमिक में आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा मेन टॉपिक है। डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट करना, किसी चीज का मूव करना, यहां से वहां जाना, हाँ। तो अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यहीं से टर्म आता है क्या निकल करके। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो हमको समझना होगा करंट, क्या सबसे पहले करंट समझना होगा, आखिर करंट होता क्या है, ठीक। तो लोकल लैंग्वेज में अगर करंट की बात करें तो आप लोग देखते होंगे वाटर का फ्लो होना, एयर का बहना, ठीक है ना। तो ये सब हम नॉर्मली कहते हैं बह रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसको तो क्या बोलते हैं, जैसे वाटर ऐसे बह रहा है, तो इसको वाटर करंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर करंट। अगर एयर का फ्लो है, देखिए ऐसे फ्लो है एयर का, एयर, इसको बोलते हैं एयर करंट, ठीक। ये वाटर करंट हुआ, एयर करंट हुआ। उसी तरह अगर चार्ज फ्लो कर जाए, ठीक है ना, चार्ज फ्लो करने लगे ऐसे, जैसे चार्ज फ्लो करने लगे, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है। तो इसी फ्लो को क्या बोलते हैं हम, करंट। हम जानते हैं कि समझ में नहीं आया क्या लिखे हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसको बताते हैं, ठीक। पहले समझिए चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, करंट, ठीक।
तो देखते हैं चार्ज कैसे फ्लो करता है। और चार्ज फ्लो करने के लिए कितने लोगों को अभी चार्ज नहीं पता होगा, जो 9th में अच्छे से पढ़े ना हो, 8 में नहीं पढ़ा हो अच्छा से, तो चार्ज पता नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा चार्ज समझा देता हूँ पहले ना, फिर आगे मूव करेंगे। अब देखिए यहाँ मैं चार्ज बताता हूँ। चार्ज जनरली हम पढ़ते हैं 2 टाइप के, कितने, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्रोटॉन से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक, ये क्या होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। हम जो भी डील करेंगे इस लेसन में वो किससे डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। इसको प्लस और इसको माइनस बोलते हैं। ठीक, अब मूवमेंट ऑफ चार्ज हम बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज फ्लो करेगा या तो ये चार्ज फ्लो करेगा, दोनों में एक ही तो कोई फ्लो करने वाला है। तो कौन फ्लो करेगा, मैं बताइए फ्लो करेगा। और इसी से यही क्यों फ्लो करेगा ये भी जानना जरूरी है, क्यों यही फ्लो करेगा। इसके फ्लो से ही करंट बनेगा, बल्कि इसके फ्लो से करंट नहीं बनेगा। ठीक, तो ये फ्लो करेगा ये नहीं करेगा, इसको हम समझ लेते हैं। आप एटम का स्ट्रक्चर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, क्योंकि ये 9th क्लास का टॉपिक है। ये रहा एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, और न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, प्रोटॉन। और इस यहाँ पे ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। एटम का ये रफ स्ट्रक्चर है, अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है सेंटर पे, और क्या है आउटर में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए कि अगर मैं इसको एक्साइट करूं, एक्साइट करने का मतलब इसको मैं हिट करूं किसी तरह, किसी चीज, मैं आयरन को लेकर, लोहा को लेकर किसी को हिट करूंगा, तो सबसे पहले जो आउटर वाला है वही तो बाहर जंप करेगा ना, अंदर वाले को बाहर निकलने में टाइम लगेगा। तो क्या होगा, ये वाला जंप करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, जंप, मतलब यहां से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बेचारा कूदा और यहाँ पे आ गया। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन कूदा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये भी कूदा और कहां पे, देखिए इलेक्ट्रॉन सेल से अपने ऑर्बिट से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो अगर फ्री है तो यही मूव करेगा ना, जिसको काम नहीं रहता वही तो इधर घूमते रहता है। सिमिलरली इसको कोई काम नहीं, अगर मूव करेगा यहाँ से ऑर्बिट से मूव करेगा तो यही क्या करेगा, बाहर भी यही मूव करेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही हम डील करेंगे। तो करंट किससे बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये चार्ज का ही तो पार्ट है, इसीलिए क्या बोलते हैं, करंट को ये भी बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से। ये वाला क्यू लिखिए तो, या ये वाला क्यू लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ये लिखिए और ये लिखिए, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस, ये माइनस, ये प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है। तो चार्ज हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, चार्ज इज इक्वल टू क्यू। ठीक, क्यू हो गया, या फिर क्यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब नोट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। ठीक है ना, ताकि याद भी होता रहेगा साथ साथ में और समझ में भी आता रहेगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चार्ज पढ़ लिया, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है छोटे छोटे सवाल, चार्ज का यूनिट क्या होता है ना, करंट का यूनिट क्या होता है। ठीक, तो चार्ज पहले पढ़ लेते हैं, चार्ज पढ़ लेंगे तो करंट अच्छे से पढ़ लेंगे फिर। ठीक, चार्ज का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, पूछता है एग्जाम में कभी कभी, याद रखना चाहिए। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम। अब कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक, अब ऐसे कभी चार्ज ज्यादा हो सकता है, कभी चार्ज क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ज्यादा चार्ज होगा, बड़ा चार्ज होगा, कभी छोटा। तो ऐसे इसको एक यूनिट होता है, जैसे किलोग्राम, ग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना वेट को, उसी तरह से यहाँ मास को, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो कूलम लिखिए, मिली कूलम एम से, ऐसा है तो इसको बोलते हैं मिली। मिली, अगर यहाँ पे सी लगा हुआ है तो क्या होगा, मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब क्या होगा, 10⁻³ फ्री कूलम। ठीक, अगर माइक्रो है, ऐसे लिखा हुआ है माइक्रो कूलम, तो क्या लिखेंगे, ये माइक्रो है। ठीक है ना, तो लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, ये कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। ठीक है ना, माइक्रो मिली है ना। अब अगर इसको हम जान लिए, चार्ज को थोड़ा बहुत जान चुके हैं हम, 10th के लेवल के लिए काफी है इतना। तो हम क्या अब पढ़ेंगे, करंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो करंट पढ़ते हैं अब। ठीक, तो अब तो हम चार्ज देख चुके हैं, अब किसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं,
करंट के बारे में, ठीक। तो करंट होता क्या है, मैं समझ गया, आई होता है, ठीक, आई। करंट पास कराने के लिए हमको चाहिए मेटल, ठीक है। तो मैं ले लिया एक मेटल, ठीक है ना, एक मैं ले लेता हूं मेटल, ये देखिए एक मेटल का रॉड ले लिया मैं, और मेटल के रॉड में एक मेटल या कुछ भी ले, एलिमेंट ही तो है, एलिमेंट में क्या होता है, एटम, और एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी आप मेटल लेंगे, कंडक्टर लेंगे, तो क्या होगा उसमें, बहुत सारा एटम, क्या होगा, बहुत सारा एटम, पता नहीं कितना, बहुत मिलियंस मिलियंस में एटम होता है, ठीक है ना। और एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, एटम में क्या है, इस एटम में क्या है, मान लीजिए एटम है, इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, पर ऐसे घूमते रहता है, और जब हम छोड़ देते हैं मेटल को ऐसे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहता है इसमें, अभी ऐसे गया बेचारा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे वैसे घूमते रहता है, इसका कोई मतलब प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता है। तो उस टाइम करंट नहीं बनता है। करंट बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्डर में डालना पड़ता है, एक डायरेक्शन में डालना पड़ता है। अगर डायरेक्शन में आ गया तो करंट बन जाएगा। तो एक ये रैंडम मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या है, अभी रैंडम मोशन कर रहा है। रैंडम मतलब समझ रहे ना, कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर गया, कभी ऊपर, कभी नीचे आ रहा है, ऐसे, इसको बोलते हैं रैंडम। करंट नहीं बनेगा। अभी आप छुएंगे, आयरन को छुएंगे, लोहे को छुएंगे, तार को भी ऐसे नॉर्मली, तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, और यही सीधा सीधा मूव करने लगेगा, एकदम एक डायरेक्शन में हो जाए तो करंट बनेगा। और एक डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कुछ अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये रहा आपका एक बैटरी बनाते हैं, ये देखिए ये छोटा सा बैटरी, ये बैटरी है। अगर इस बैटरी माइनस है और ये प्लस है, और इससे अगर मैं कनेक्ट कर दूं इस तार को, ठीक है ना, तो क्या होगा, अब ये बैटरी क्या करेगा ना, इस बैटरी की वजह से, इस सेल की वजह से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था वो कैसे मूव करने लगेगा, सीधा ऐसे एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ऐसे मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, करंट बना रहा है वो, ठीक है ना। ये बैटरी है। अब मूवमेंट के लिए भी एक जरूरी चीज होती है कि मूव कैसे करेगा। अब पता तो नहीं चला इधर से मूव करेगा या इधर से मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा ये देखते हैं। इतना हमको पता है कि करंट के मूव करने से क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूव करने से क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा, पर इधर से मूव करेगा किधर से मूव करेगा समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा। बैटरी जो बनता है ना, बैटरी में क्या होता है, ये वाला निगेटिव होता है पीछे, ठीक है ना। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, देखिए निगेटिव पार्ट क्या होता है, हाई, या इसको हाई रखा जाता है, ठीक। और इसको पॉजिटिव क्या रखा जाता है, लो। हम देखे हैं कि कभी भी पानी को गिराते हैं अगर टंकी से, तो हाई लेवल से कहाँ आता है, लो लेवल पे आता है ना, टंकी से पानी नीचे आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से हाई रखेंगे तभी तो लो पे आएगा, ये रहे हाई और यहाँ लो, तो हाई टू लो आना है। उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रख देते हैं हम, हाई। सेल को बनाते समय ऐसे उसको क्या कैसे करते हैं, बनाते हैं कि यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन हाई हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई टू कहाँ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लो है, यही मूव होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, ठीक। क्योंकि ये डिफरेंस है दोनों के चार्ज में, यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो इधर से इधर जाना चाहेगा, ठीक है ना। इसी डिफरेंस को क्या कहा जाता है, करंट। पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, आगे देखेंगे, और अभी क्या समझना है हमको, करंट समझना है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था करंट का डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम यहाँ लिख देते हैं करंट का डायरेक्शन की बात करें अगर हम, डायरेक्शन तो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, माइनस टू प्लस, है ना, माइनस टू प्लस। पर बात ये हुई कि इसको हम क्या लेते हैं, प्लस टू माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस टू माइनस। आप सोचेंगे क्यों लेते हैं, गलत बात है। हाँ, ये ऐसा था कि करंट के बारे में लोग क्या बहुत पहले से जानता था, ठीक है ना, पर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी लेटर हुआ ना, बहुत लेटर हुआ। और ये करंट की बात तो लगभग बहुत बीसी उसी में ही लोग जानते थे। बीसी मतलब बहुत कहते हैं कि क्रिस्ट के आसपास जन्म था, उस टाइम भी लोग करंट के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। उसके बाद में मिडाबल इंडिया आया, तो मिडाबल वर्ल्ड आया, तो उस टाइम लोग जानता था करंट के बारे में। पर प्लस टू माइनस दे दिया था उन लोगों ने डायरेक्शन से। प्लस टू माइनस क्यों दिया था,
क्योंकि हम कभी भी देखते हैं कि प्लस क्या होता है, प्लस को हम हाई मानते हैं, पॉजिटिव को हाई मानते हैं, हम माने या ना माने पहले के लोग मानते थे प्लस को हाई मानते थे और माइनस को लो मानते थे। तो सोचे कि हाई टू लो जाएगा मतलब प्लस टू माइनस जाएगा। अब उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए क्या मॉडर्न वर्ल्ड भी क्या मानता है, उन्हीं के डायरेक्शन को मान लेता है। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन, कन्वेंशनली मतलब पुरानी चीजों को ही मानते आ रहे हैं, ठीक। इसलिए गलत है लेकिन मानते हैं, क्योंकि उन लोग का एक कंसेप्ट है तो रिस्पेक्ट देते हैं और कुछ नहीं है खास इसमें, ठीक। अदरवाइज माइनस टू प्लस होता है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे एग्जाम में पूछेगा तो प्लस टू माइनस होता है, मतलब इधर से इधर करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, इधर से आया इधर की तरफ, देखिए अपोजिट मानते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ठीक। तो एक लाइन में आपसे पूछ सकता है करंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो सिंपल डेफिनेशन बताते हैं उसको लिखिएगा, ठीक है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। बस इतना भी लिखेंगे तो आपका नंबर मिलने वाला है, ठीक। और जानने के लिए भी इतना समझ सकते हैं, कैसे समझिए इसको लिखिए। हम देख रहे हैं चार्ज मूव कर रहा है, तो अब ये पता नहीं चार्ज कितना मूव करेगा, क्या ले, एक दिन में मूव किया, एक साल में, अच्छा 100 साल की मूवमेंट ले लिया, कितने दिन का मूवमेंट लें, तो इसलिए टाइम फिक्स करते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज मूव किया है, कितना चार्ज मूव किया है, वही क्या होगा करंट 1 सेकेंड में। तो ऐसा हो सकता है 1 सेकेंड में कितना मूव करे, अब तो बात करते हैं उसके बारे में, पर टाइम किस में होता है t, और ये क्या होगा q। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है q बाई t, यस। तो करंट का फॉर्मूला हो गया आपका, ये रहा, यहाँ से लेकर आइए पकड़ करके, इसको ऐसे कीजिए, I = q बाई t। q का यूनिट क्या होता है कूलम, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट को कूलम पर सेकेंड में भी लिख सकते हैं, ठीक। और करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस भी आता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, एक डिवाइस आता है जो करंट को मेजर करता है, उसको बोलते हैं एम्पियर, ठीक है ना। किसमें सॉरी इसको एम्पियर में करते हैं, पर क्या होता है वो एमीटर, क्या होता है एमीटर, मतलब एमीटर एक डिवाइस आता है, ऐसे बना होगा, यहाँ पे मीटर लगा होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बना होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और यहाँ पे कट्टा होता है, ऐसे ये चलते रहता है, ऐसे मूव करेगा, कभी कभी इधर मूव करेगा, ठीक है ना, और नंबर ऐसे लगा होता है, डिवाइस में करंट को हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो एम्पियर में करंट को हम मेजर करते हैं। तो करंट को किसमें, ऐसा यूनिट क्या पूछेगा, ऐसा यूनिट करंट का, तो क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट करंट का, ऐसा यूनिट आई लिख देता हूं, क्या हो गया एम्पियर, ये लिखिए तो, या फिर एम्पियर लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, ठीक। अभी थोड़ी सी चीजें इसके बारे में और बता देते हैं। अभी पढ़ना तो नहीं है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा जानना चाहिए ना। करंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। इसका नाम सुने होंगे आप लोग, एसी डीसी का। इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट, सी फॉर करंट, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट जैसे आप क्या लगा दिए, ये देखिए डायरेक्ट बैटरी खरीद के लाए और जोड़ दिए, इसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट करंट। पर आप देखते हो कि बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन से चलती है ना, तो बिजली वाली, उसका क्या है एसी करंट है, ठीक। तो 2 तरह का होता है, जो हमको क्या पढ़ना है मेनली यहाँ पे बैटरी से सेल से डिस्कस करना है, बैटरी सेल वो डायरेक्ट करंट के बारे में ज्यादातर देखना है, ठीक है ना। तो ये हम कनेक्ट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे सेल, क्या बोलेंगे इसको सेल। पर फिर भी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी सेल बोलते हैं कभी बैटरी बोलते हैं, ठीक। इसको समझना जरूरी है, सेल क्या है और बैटरी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, काम देगा आगे। छोटी छोटी बातें हैं तो बड़ी बातें हैं। सेल क्या होता है, ये बैटरी खरीद के लाते हैं बाजार से मार्केट से, तो क्या देखते हैं उसमें केमिकल होता है, क्या तो कभी तोड़ के देखिए, अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो बैटरी सेल क्या करता है, एक डिवाइस है, तो हम लिख सकते हैं सेल इज ए डिवाइस ना, अ डिवाइस which convert क्या करता है, केमिकल एनर्जी रहता है सेल में ना, केमिकल एनर्जी
केमिकल एनर्जी इंटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कितने को समझ नहीं आया क्या हुआ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अरे भाई ये केमिकल है, मतलब बैटरी केमिकल था, जलते हुए बैटरी तो बजा से नहीं लाते ना, नहीं, पर इस बैटरी को यूज करके क्या जला सकते हैं हम, बल्ब। तो बल्ब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल बोल रहे हैं क्योंकि इसको इसमें क्या मूवमेंट करवाए थे, इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं, बिल्कुल सही, राइट। तो इलेक्ट्रॉन मूव किसके थ्रू से, बैटरी के हेल्प से कराते हैं ना। तो बैटरी का क्या काम होता है और सेल का क्या काम होता है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना। क्या, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा, खूब धक्का मारेगा, जितना जोर से धक्का मारेगा उतना तेज इलेक्ट्रॉन भागेगा और करंट उतना ही बनेगा। तो आप देखते हैं छोटा बैटरी में बॉल लगाने पे क्या जलेगा, बल्ब थोड़ा सा जलेगा, क्योंकि छोटा बैटरी के पास पावर कम है, तो क्या करेगा, कम धक्का मारेगा। अगर बड़ा वाला बैटरी लगा दिए तो फिर क्या होगा, बहुत जोर से धक्का मारेगा ना, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बहुत तेजी से करेगा, तो करंट भी क्या बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा। तो ये कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें। पर सेल को अगर मैं कनेक्ट कर दूं एक ऑर्डर में, अगर सेल को मैं क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं, मान लीजिए सेल को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में ऐसे, प्लस और ए माइनस। देखिए ए प्लस और माइनस, एक सेल हो गया, प्लस है और एक माइनस, बड़ा वाले को प्लस, छोटा वाले को माइनस, ठीक है। ये एक सेल हुआ, पर कई सारा सेल एक साथ में रखे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, बैटरी। क्या, बैटरी क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ सेल, है ना। यहाँ लिखेंगे सिंपल भाषा में लिखे तो ऑर्डर ऑफ सेल। ऑर्डर ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ऑर्डर ऑफ सेल का मतलब समझिए, एक रहा ए सेल, ठीक, ए प्लस है, ए माइनस है, तो फिर क्या करेंगे, ए प्लस आएगा ना, और फिर क्या आएगा, माइनस, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा आपका प्लस, और फिर क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना। ये तीन बैटरी मैंने ऐसे लगा दिया मैंने, तो तीनों सेल मिला के क्या बन गया, बैटरी। तो सेल और बैटरी में एक कॉमन डिफरेंस है, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, अभी छोटे बच्चों को बड़े के बारे में बात नहीं कर रहे ना, जो छोटे। अब ये कुछ बेसिक चीजें हम तो समझिए, ठीक है ना। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा चल रहा है, ठीक। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या पढ़ना है, सर्किट समझ में आ जाए तो टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सर्किट एक मूवी का सर्किट था ना, चलिए सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। करंट समझ गया, I इक्वल टू करंट होता है, क्या चार्ज होता है, क्या यूनिट होता है, हर चीज समझ गए, ठीक। सर्किट की बात करते हैं तो बनाते हैं सर्किट बनाने के लिए कुछ चीज की रिक्वायर होती है। जैसे ए में आपको चाहिए, क्या चाहिए, सेल, क्या चाहिए, सेल या बैटरी। अगर आपके पास है तो आप सर्किट बना सकते हैं। बी में क्या चाहिए, वायर, क्या चाहिए, वायर। सी में चाहिए करंट को मेजर करने वाला डिवाइस, क्या बोलते हैं उसको, एमीटर चाहिए, ठीक। और देखना है कि सर्किट काम कर रहा है या नहीं, है ना, जिंदा है या मर चुका है, उसके लिए क्या चाहिए, एक बल्ब, है ना। तो एक चाहिए हमको बल्ब। और सर्किट बनाने के लिए कोई चीज जरूरत होती है, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब जलता रहे तो काम करवा देगा, ठीक ना। तो क्या चाहिए हमको, की या स्विच भी बोलते हैं, ठीक है ना, की। अगर ये पांचों चीज है तो क्या बना सकते हैं हम, सर्किट। ये समझ जाइए एक बार, सर्किट बहुत काम देगा, 10th 12th में जहां आप जाएंगे ना, बहुत काम देगा, समझिए अच्छे से। चलिए तो पहले हम बैटरी बनाते हैं, पहले बता चुके हैं हम बैटरी कैसे बनता है, ऐसे एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। यहाँ से हम इधर बढ़े, यहाँ से हम इधर बढ़े, ठीक है। चलिए तो वायर है, क्या है, वायर है, बैटरी से क्या कर दिए हम, कनेक्ट कर दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो सीधा बढ़ गया, वैसे वायर है, टेढ़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम क्या लगा दिए हैं, एमीटर। एमीटर क्या करेगा, करंट इधर से पास करेगा, डायरेक्शन क्या लेते हैं करंट का, प्लस टू माइनस। तो करंट आएगा एमीटर में, और एमीटर में रीडिंग बता देगा, वो 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, कुछ भी होगा बता देगा यहाँ पे। और फिर साइड में क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे, यहाँ पे एक बल्ब, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे आगे चले आइए, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्विच। और स्विच के बाद में इसको कर दिया क्लोज। तो ये देखिए हमारा वायर का काम, ये सब वायर है, देखिए तो वायर का काम हो गया। सेल बैटरी लगा दिए, इसका काम हो गया। एमीटर लगा दिए, काम हो गया। बल्ब लगा दिए, काम हो गया। की, अब यहाँ रहा की का ऑप्शन, ऑन ऑफ करना है। एमीटर यहाँ प्लस है, यहाँ क्या डालेंगे, प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है ना, ठीक है। और एमीटर
ये हो गया, ठीक है। सीरीज पैरेलल देखेंगे हम तो आगे समझेंगे सीरीज पैरेलल क्या होता है, एमीटर कहाँ लगता है सीरीज में या पैरेलल में, आगे देखेंगे हम, ठीक है। देखते रहिए आगे। हाँ, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, पता ही नहीं चल रहा है बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। अब इसके लिए समझना पड़ेगा हमको, सर्किट दो तरह का होता है। क्या है? ये तो था लेकिन आप नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी समझिए यहाँ पे, सर्किट कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक क्या होता है ओपन, क्या होता है, एक क्लोज्ड। क्लोज। अब क्लोज्ड देखिए यहाँ भी उल्टा काम है, एक करंट में सब उल्टा होता है क्योंकि इंसान को लगने पे भी उल्टा कर देता है। तो यहाँ करंट में क्या लेंगे, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या था, प्लस टू माइनस हम लेते हैं ना, पर था क्या माइनस टू प्लस, लेकिन हम लेते हैं प्लस टू माइनस। इसी तरह यहाँ भी बोलने में लग रहा है ओपन, पर है क्या है, उल्टा काम हो रहा है। क्लोज कहेंगे काम कर रहा है। अब देखिए ये की है, खुला हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, क्लोज। क्या कर दिए, क्लोज। क्लोज करने का मतलब सर्किट क्या हो गया, पूरा कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस। करंट जाएगा इधर से, आराम से आएगा इधर से। अब बीच में खाली जगह नहीं है, ठीक है। अब इसको डॉट से बुक वाला करता है, पर हम आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, अगर क्लोज करें तो हम ऐसे मतलब क्या कर दिए, मिला दिए हैं, ठीक है। क्लोज हो गया, क्लोज मतलब करंट पास करेगा ना, क्लोज मतलब करंट पास करेगा क्योंकि सर्किट कंटिन्यूअस हो गया। क्लोज मतलब लग तो रहा है कि क्लोज हो गया, नहीं जलेगा बल्ब, लेकिन क्या होगा, बल्ब क्लोज नहीं जलेगा, मतलब सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक। अगर मैं कहूं कि सर्किट ओपन है, क्या है, सर्किट ओपन है, इसको खोल दीजिए, क्या कनेक्शन हुआ, दोनों तार अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया, बल्ब क्या होगा, बुझेगा कि नहीं बुझेगा, बल्ब बुझ गया। मतलब सर्किट ओपन है, देखिए सर्किट ओपन है, दोनों तार अलग अलग है, ओपन है, नहीं जलेगा बल्ब, ओपन है। क्लोज कर दिए, इसको डॉट डाल दीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, क्लोज कर दिए तो क्या हो गया, बल्ब जलने लगा। तो सर्किट रहा, ये सर्किट का डायग्राम है, बता दिया ओपन क्लोज क्या होता है, कैसे क्या क्या जरूरत पड़ती है, क्या डायग्राम होता है। अब इसी का डील करेंगे आगे चल चल कर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें सीखेंगे इसमें। तो पहला आपका टॉपिक था, कभी कभी हम लोग तार छू देते हैं करंट का, करंट क्या मतलब जिसमें करंट जा रहा होता है, झटका लगता है ना, तुरंत गजब का झटका लगता है। क्यों लगता है, ऐसा क्या हो रहा है, कितना जबरदस्त झटका लगता है ना, इसके बारे में देखते हैं, ठीक। आई इक्वल टू क्या पढ़े थे, क्यू बाई टी। मतलब अगर एक छड़ी में मारूं किसी को, चोट नहीं लगेगा ना, नहीं लगा, और मैं एक ही सेकेंड में अगर 1000 बार मार दूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, बहुत गजब का चोट लगेगा, बात समझे ना, तो बहुत गजब का चोट लगेगा। वही कहानी यहाँ पे होता है, एक सेकेंड में कहा जाता है, एक सेकेंड में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी कंडक्टर, एक कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर से इतना इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में क्या हो जाता है, पास कर जाता है। मानिए यहाँ स्टॉपेज है ना एक, इस स्टॉपेज से एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास, देख रहे हैं कितना बड़ा यूनिट है, और इतना यूनिट जब पास करेगा इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में, तो बहुत जोर का झटका लगता है, ठीक ठीक। ये 1 एम्पियर की बात कर रहे हैं, और 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर हो तो और कितना गजब का झटका लगेगा, ठीक है ना। 1 एम्पियर ऐसा मतलब अगर I = 1 एम्पियर की बात करते हैं तो कूलम में क्या होना, चार्ज क्या होना चाहिए, 1 कूलम, टाइम क्या होना चाहिए 1 सेकेंड, तो करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। तो 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, बात समझ रहे ना, तो 1 एम्पियर करंट बनेगा। अगर 2 एम्पियर और 3 तो और झटका लगेगा। और कुछ और बेसिक चीजें हैं जो जानना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज आता है, कभी कभी पढ़ रहे हैं, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए। तो देखते हैं, चार्ज ऑन क्या इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो बहुत कोई रट लेता है, ठीक, पर कभी कभी प्रोटॉन का भी पूछ देता है, ठीक है ना। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन बस कुछ नहीं, ये क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन वाला किस में होता है, प्लस में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको ये भी कहा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, मतलब इससे कम चार्ज हो ही नहीं। तो ये देखिए प्लस में होता है, माइनस में होता है, ये इसको क्या समझिए 10 है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमको
इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बहुत फेमस एग्जांपल है, पर हो सकता है मे भी आपके लिए न्यू हो। ठीक, ये समझने के लिए, पोटेंशियल समझने के लिए ये समझिए एक टब है, ठीक है ना। इस टब में क्या है, क्या है, ये रहा वाटर ही बना रहे हैं, और यहाँ भी एक क्या है, टब या टंकी है, जो भी है। अब यहाँ से हमको पानी क्या लाना है, इसमें लेकर के आना है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए प्रेशर की बात करें, अगर इसमें हम प्रेशर की बात करें जनरली, तो प्रेशर किसमें हाई है, इसमें या इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ेंगे, प्रेशर इसमें ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है इसमें, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं तो प्रेशर लगेगा ही नहीं, खाली है, कोई उठा लेगा इसको, क्योंकि प्रेशर नहीं है इसमें। जब प्रेशर ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, प्रेशर हाई है ना, प्रेशर हाई, और इसमें प्रेशर लो है। तो कोई भी चीज कहां से जाएगा, प्रेशर हाई टू लो, तो पानी कहां से आना है, हाई टू लो, ऐसे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि इसमें पानी पहले से थोड़ा बहुत होता है ना, हो सकता। तो हम देख रहे हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कुछ मूव कर रहा है, कुछ जा रहा है, बिल्कुल यही कहानी हमको पढ़ना है सेल में, ठीक है। अभी मैं एक सेल बना देता हूं, समझिए इसको गौर से, देखिए सब समझ में आएगा। सेल बनाया, इस पे क्या है, माइनस दिया ना, इस पे क्या दिया, प्लस। इधर मैं ज्यादा बनाया हूं, मजाक में नहीं, सही बनाया हूं, सोच समझ कर, क्योंकि ज्यादा इधर रखना है। क्या रखना है, हम सेल बनाते समय ये ध्यान में रखते हैं कि इधर क्या बनाएंगे, निगेटिव चार्ज ज्यादा बनाएंगे, तो ज्यादा बनाएंगे, प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे हाई होगा, यहाँ प्रेशर क्या है, हम दिखा रहे एक, तो क्या हो गया, लो है प्रेशर। तो किधर से किधर जाना है, बिल्कुल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट करना है इसको। पर यहां देखिए कुछ डिफरेंस है इसमें कि नहीं, प्रेशर में डिफरेंस है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्रेशर है वाटर के थ्रू बन रहा है, यहाँ पे प्रेशर इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर, क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन है सब ना, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझिए बात को, इलेक्ट्रिक प्रेशर, बिल्कुल इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इलेक्ट्रिक प्रेशर हाई टू कहा जाएगा, लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये डिफरेंस है, आप देख रहे हैं, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, हाई टू लो डिफरेंस है। कुछ मान लीजिए यहाँ 5 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, कुछ डिफरेंस है, ठीक है। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल जो है और यहाँ पे पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए समझिए बात को, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रेशर ट्राई कीजिए, एक मिनट समझ आए। इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बात सेम है, पर हम हमारे लिए फेमस क्या है, ये इस टर्म को हम यूज करते हैं। तो आप समझ गए ना, ये चीज समझ गए आप, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए आप यहाँ से, मेन से समझ गए होंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए आप यहाँ से, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रेशर लगाएगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक, हमेशा जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर। यही क्या होगा, क्यों, इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो यही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहानी खत्म होगा, पर ये तो समझे हम इस चीज को ना, पर हमको क्या करना है, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। पर यहाँ से यहाँ जो जा रहा है क्या अपने आप जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना। इसके लिए हम क्या कनेक्ट किए हैं, बैटरी, एक सेल लिए हैं, तो सेल काम कर रहा है ना, तो वर्क कर रहा है कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना वर्क कर रहा है ये नहीं पता हमको। ये चार्ज जा रहा है ना, यहाँ से क्या जा रहा था, चार्ज जा रहा है ना, तो कितना चार्ज को भेजने के लिए कितना वर्क हो रहा है, यही क्या होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देता हूँ, पीडी यूज करूंगा यहाँ पे मैं, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या लेते हैं, भी क्या लेते हैं, भी लेते हैं, ठीक, ऐसे। तो भी क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है किसी का, तो हम कहेंगे यहां से यहां जितना चार्ज जा रहा है, उस चार्ज को ले जाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, हम कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत लग रहा है,
तो वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क। पर वर्क होगा कितना चार्ज ले जाने के लिए, 2 4 10, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे वहां पे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो मान लीजिए 10 जूल वर्क हुआ। अब भाई पूछेगा 10 जूल वर्क किसका हुआ, कितने लोग, कितने चार्ज के लिए 10 जूल वर्क, कितना चार्ज ले जाने के लिए वर्क हुआ, चाहिए ना हमको। तो हम क्या मान लेते हैं, बोलते हैं 2 कूलम चार्ज ले जाने के लिए कितना जूल वर्क हुआ, 10 जूल। इसलिए V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है ना। पर हम न्यूमेरिकल के लिए अलग से बनाएंगे वीडियो अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा लेवल भी हटा के बनाएंगे उसका, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना चाहिए, ठीक है ना। वो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक, ठीक है। पर इसमें एक चीज समझने वाली चीज है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देगा इसका ऐसा यूनिट बताइए, क्या बताइए, तो आप क्या यूज करेंगे, भी, है ना। तो पोटेंशियल हुआ ना कुछ इसमें, तो पूछेगा इसको मेजर कैसे करेंगे, किस डिवाइस से, जैसे करंट को किससे कर रहे थे, एमीटर से। करंट क्या था, करंट ये था ना आई को किससे कर रहे थे हम, एमीटर से, बिल्कुल। तो इसको किससे करेंगे हम, ये रहा वोल्टेज ना, वोल्ट मीटर, क्या बोलेंगे इसको, वोल्ट। ये चीज जाना जरूरी है, कई बार एग्जाम में आया, ये वोल्ट मीटर करेंगे, इसको मीटर से करेंगे, कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे, बार बार आता है एग्जाम में, ठीक। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं आपका, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ। अब इतना देर से हम पढ़ते हैं, करंट पढ़े हैं, करंट क्या होता है, नहीं होता है, हाँ बिल्कुल पढ़ लिए। वोल्टेज पढ़ लिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये सब चीजें पढ़, चार्ज पढ़े, बहुत सारी चीजें पढ़े ना, ये क्यों पढ़े हैं, मेन इसी को समझना था, ठीक है ना। इसी को समझने के लिए सब काम कर रहे थे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे आप रूबरू हैं, आई से, बी से भी आप रूबरू हो चुके हैं, दोनों जान चुके हैं आप। अब देख कर नया नहीं लग रहा होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस था और ये क्या था, करंट। पर इतना से काम नहीं चलेगा, ओम्स लॉ समझने के लिए एक और चीज की जरूरत है, ठीक है। वो क्या है, आर। अभी आर है क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। ये नया टर्म आया, रेजिस्टेंस होता क्या है। अगर इसको मैं डेफिनेशन में लिखना चाहूं तो ये क्या है, एक तरह से एक प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। किसी कोई भी मटेरियल लेते हैं ना, आयरन, स्टील, कॉपर, जो भी लेते हैं उसका प्रॉपर्टी होता है। तो ये हम कहना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ करंट थ्रू देम। समझिए बात को, कोई मटेरियल है उसका एक प्रॉपर्टी होता है ना, वो क्या कहता है कि नहीं नहीं हम अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देंगे। मान लीजिए क्या है, देखिए हम कंडक्टर ले लिए, अब इसमें हम जाएंगे तो जाना चाहते हैं, कौन जाना चाहता है, हम नहीं, करंट जाना चाहता है, करंट, ठीक है, करंट जाना चाहता है। तो क्या करेगा, इसमें कुछ मटेरियल होगा, कुछ उल्टा सीधा आदमी होगा, तो क्या कहेगा, रुको रुको रुको, ठीक है, नहीं जाने देंगे। तो जो कहेगा नहीं जाने देंगे उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोध या रोकने वाला, ठीक है ना। यही है जो क्या कर रहा है, हमको रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ये तीन चीज समझ गए तो हम ओम्स लॉ समझ जाएंगे, ठीक है ना। ओम्स लॉ कहता है, पर किस बात पे कहता है, दिमाग ठंडा रख के कहता है, क्या बोलता है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले ए में होना चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जितना वोल्टेज देंगे उतना क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। अब देखिए करण अर्जुन की कहानी जैसे, ठीक है ना, एक को चोट लगता है दूसरे को भी चोट लगता है, एक हंसता है दूसरा हंसता है, वही कहानियां भी है। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, और वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घट जाएगा, ठीक है ना। वो देखिए पोपू की तरह है, ये दो पोपू समझिए ऐसे, पोपू, ठीक है ना। मान लीजिए वोल्टेज है, क्या है, करंट है। अब इस पोपू को थोड़ा और बढ़ा दिए तो ये पोपू क्या हो गया, ये भी बढ़ गया, ठीक है। ये था अपना ओरिजिनल ना। अब इसको छोटा कर देते हैं, देखिए अब ऐसे कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, छोटा। देखिए अगर यहां से हम आगे बढ़ाएं, अगर इसको हम बढ़ाएं तो क्या हो गया, आई भी बढ़ गया, टोटल आई क्या होगा, आई का एरिया बढ़ गया, बी का बढ़ाए। तो उसी तरह अगर भी से इतना से हम क्या किए, छोटा किए, भी तो आई भी क्या हो गया, छोटा। समझिए, इधर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, इधर घटेगा तो इधर घटेगा, इसलिए बोलते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई।
मतलब वोल्टेज क्या है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। पर हम जानते हैं 8th क्लास 9th क्लास इतना सीख चुके हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज ट्रू नहीं होता है 100%, ठीक है ना। तो ट्रू ना होने की वजह से कुछ एरर हो सकता है, कुछ कमी गलतियां हो सकती है, उसी गलतियों को हटाने के लिए क्या लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसके लिए कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट आपका आ जाएगा ये रही इज इक्वल टू, इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, आई आर, क्या आएगा, आई आर, ठीक। आर को पहले ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखिए आप आर आई। आर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर हुआ, तो ये फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू आई आर। अब R मुझे निकालना है तो क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, V बाई आई, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर करंट निकालना है तो फिर करंट I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये हम बनाएंगे, इस पे हम डिस्कस करेंगे वहां पे, ठीक है ना। I इज इक्वल टू V बाई आर, यही है ओम्स लॉ, ठीक। और इसके लिए फेमस एक क्वेश्चन है, यह समझने के लिए भी जरूरी है, ग्राफ ये बनाते हैं आपका ग्राफ, देखिए ऐसे, यहाँ पे मैंने रख दिया वोल्टेज, और यहाँ पे क्या रख दिया, करंट। एक बात हम जानते हैं कि अगर इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ रहा है, इधर बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो इधर भी घट रहा है। अगर ऐसा है तो इस तरह की चीजों का ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। अब मैं ऐसे समझा देता हूँ, करंट आई है ना, वोल्टेज भी है, करंट 1 एम्पियर लिया, तो मान लीजिए वोल्टेज लिया मैं 2 वोल्ट, तो करंट समझिए कि 1 एम्पियर था, ठीक है ना। तो दोनों का पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर 4 वोल्ट करते हैं, यहाँ पे 4 वोल्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। इसको 6 वोल्ट कर देते हैं अगर, तो करंट क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर, हाफ हो जाएगा। नहीं, मैं एक एग्जांपल अपने से सेट किया हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह हाफ ही हो जाएगा। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों इस तरह के रिलेशन में रहते हैं तो देखिए ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए ग्राफ कि क्या आएगा, ये देखिए कैसा ग्राफ आया है, स्ट्रेट लाइन। तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है ना। और अलग बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने तो ओम्स लॉ में वेरिएशन आ जाता है, फॉलो नहीं होता है, कभी ग्राफ ऐसे चला जाता है आगे, हम देख वो 12th क्लास की चीजें होती है, पर 10th में हमको बस सीधी लाइन तक पढ़ना है, ठीक है ना। ये ओम्स लॉ की कहानियां हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका, है ना। अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अभी हमने क्या कौन सी इक्वेशन पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। हम जानते थे कि अगर करंट बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज। पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए तो ठीक है, पर आर बीच में आ जा रहा ना, कि आर अगर मान लीजिए कि आर ज्यादा हो गया तो दिक्कत है ना। आर करंट को क्या करता है, रोकता है, तो आर को क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा जितना कम हो सके। तो हम कैसा मटेरियल चूज करेंगे, ऐसा मटेरियल लेंगे जिसमें क्या हो, आर बहुत कम है। जिससे लकड़ी में आर क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, लकड़ी में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसुलेटर है ना। तो इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। यही भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, ठीक। इंसुलेटर है और ये रहा आपका कंडक्टर। तो ऐसे उम्मीद करते हैं कि बहुत लोगों को पता होगा, पर जो बिगिनर्स है जिनको पता नहीं है वो देख ले थोड़ा इस चीजों को ना। इंसुलेटर का मतलब ऐसा चीज होता है, ऐसा मटेरियल जो करंट अपने थ्रू पास नहीं होने दे, क्या करे, अपने थ्रू पास नहीं होने दे, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मटेरियल that do not allow current through them। और मुझे नहीं लगता है डेफिनेशन लिखना चाहिए यहाँ, बस आप क्या समझ रहे, बस यहाँ पे डू नॉट लगाए थे, नहीं पास करने देते। यहाँ क्या करता है, अलाउ, क्या करता है, करंट। सिंपल लिखिएगा, द मटेरियल दैट अलाउ करंट थ्रू देम
मींस कंडक्टर्स। इंसुलेटर के एग्जांपल देखते हैं, कंडक्टर के एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एक ले लिया हमने कोई मटेरियल, एक्स मटेरियल था, करंट जा रहा है जनाब, देखिए आई जा रहा है, पास नहीं करने दिया, क्या हुआ, पास नहीं करने दिया, इधर रोक दिया, नहीं निकला, करंट निकला क्या, नहीं निकला। और यहाँ पर एक मटेरियल लिए करंट को पास करा आई, देखिए करंट क्या हो गया, निकल गया, इधर निकल गया, बाहर निकल गया, वो कहता है कंडक्टर, ठीक है ना। तो कंडक्टर भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। हमको पढ़ना होता है कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, पर 10th में दो चीज है, इंसुलेटर और कंडक्टर, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर की बात नहीं कही है, छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे, फिर एडवांस पढ़ेंगे उसमें, ठीक। एक तो करंट गई, अलाउ किया, कंडक्टर हो गया। कुछ गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ कंडक्टर होते हैं पर काम चलने लायक होते हैं ना, ठीक है। तो गुड कंडक्टर में करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, लो, क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, लो गुड कंडक्टर में। और जिसमें इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, इंसुलेटर में ज्यादा, हाई, बहुत हाई है रेजिस्टेंस, करंट को जाने ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे करंट को जाने दे रहा है, मतलब लो है रेजिस्टेंस। तो जनरली मेटल का क्या होता है, मेटल कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। एग्जांपल में जैसे हम लिखते हैं कॉपर, इससे सिंबॉलिक फॉर्म है कॉपर का, ये सब थोड़ा बहुत जानना चाहिए केमिस्ट्री की चीजें, आयरन, ठीक है, ये सब क्या है, मेटल है ना, गोल्ड, सिल्वर, क्या हो गया, सिल्वर, गुड कंडक्टर बोलते हैं सिल्वर को, याद रखिएगा, गुड नहीं बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। ग्रेफाइट है लेकिन वो क्या होता है, नॉन मेटल, ये मेटल की बात कर रहे हैं, गुड कंडक्टर सब है, ये सब यूज करते हैं किसके लिए, करंट पास कराने के लिए। तो अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अब मेटल यहाँ से कोई चूज कर लीजिए जनाब, ये मेटल रहा अपना, ले लीजिए कंडक्टर। अब उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम, तभी तो क्या होगा, करंट ज्यादा जाएगा। तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टेंस जीरो होगा। तो क्या देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू, ये कुछ समझ नहीं आया क्या लिख दिया मैंने, ठीक है ना, पर समझिए एक वायर है जिसका कुछ लेंथ है, तो लेंथ क्या है, एल। मान लीजिए वायर होगा तो कुछ इतना मोटा होगा, तो इस एक सेक्शन है ना, एरिया है, क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो मान लीजिए इसका कुछ क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब इसको मिटा के यहाँ बना देते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा। एरिया में वायर, ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये रहा इसका लेंथ, देखिए, ठीक है, लेंथ और एरिया। एक रिलेशन होता है, कहता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, देखिए आर के सामने दिख रहा है ना, आर, यहाँ से क्या रिलेशन देख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिख रहा है, आर बढ़ेगा मतलब लेंथ बढ़ेगा। कोई जितना लंबा तार होगा उतना क्या होगा, उतना लंबा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसको इस तरह समझा जाता है कि मान लीजिए कि रोड पे जैसे देखते हैं ट्रैफिक, मान लीजिए कि हम कहाँ जाना है, हमको पटना से कहाँ जाना है, दिल्ली। रोड बहुत लंबी होगी कि नहीं होगी, और जब रोड पे चलेंगे तो ट्रैफिक कितना लंबा होगा, बहुत ज्यादा लंबा होगा ना, कई जगह रेड लाइट क्रॉस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो ट्रैफिक का मतलब क्या, रोकेगा ना गाड़ी को, रुकना पड़ेगा, बार बार रुकना पड़ेगा। उसी तरह जितना ही लंबा डिस्टेंस है उतना ही ज्यादा क्या है, ट्रैफिक है। उसी तरह जितना ही लंबा तार है, जितना ही ज्यादा लेंथ है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब बताइए कि रोड इतना पतला था तो ज्यादा ट्रैफिक लग रहा था ना, और रोड को मैं क्या बना दूं, चौड़ा, तो ट्रैफिक उतना लगेगा क्या, नहीं लगेगा ट्रैफिक ना, ट्रैफिक नहीं लगेगा मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। जब हम क्या बढ़ा दिए, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिए तो क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिए तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया ना, बिल्कुल सही पकड़े। तो इसीलिए आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये बात कही जाती है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो आर क्या हो जाएगा, कम, और लेंथ बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। इस दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, देखिए इस दोनों को क्या कर दिया मैंने, कंबाइन कर दिया, इसको और इसको, और दोनों को कंबाइन करके क्या लिख दिया मैं, ये माइनस नहीं है, ये रो है, ये क्या है, अभी क्या है ये जानने वाली जरूरी, बहुत अच्छी बात, ये क्या है इसको जानना जरूरी है। हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे, V इक्वल टू आई आर, आर आया था, क्या आया था, ऐसे था ना, तो कांस्टेंट क्या आया था, क्या आया था, आर आया था ना। उसी तरह से आर को हम क्या लिखते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। इसको हटाने के लिए हम क्या डालते हैं, रो, इसको बोलते हैं रो, एल बाई ए,
यही रो है, रो क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी कुछ नाम होगा, जैसे आर का नाम था रेजिस्टेंस, तो इसका नाम क्या है, गेस कर सकते हैं क्या? हाँ, जो पढ़ते होंगे साइड से तो गेस कर सकते हैं। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हुआ है, रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी जिसका जितना कम है उतना ही ज्यादा क्या है, गुड कंडक्टर। देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रो है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा ये होगा, या रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, पर हमको कम चाहिए ना, तो जितना कम रेजिस्टिविटी है उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो सिल्वर का सबसे कम क्या होता है, रेजिस्टिविटी, सिल्वर का, जिसको एजी लिखते हैं, या सिल्वर, सिल्वर का सबसे कम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। और सबसे ज्यादा किसका होता है, इंसुलेटर का, इंसुलेटर का सबसे ज्यादा होता है, ठीक। तो इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे मेटल का क्या होता है, रो क्या होता है, लो होता है, और नॉन मेटल का क्या होता है, नॉन मेटल या इंसुलेटर क्या बोलते हैं, नॉन मेटल का रो क्या होगा, हाई, हाई होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाई, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कुछ चीजें हम बता दिए आपको रो के बारे में। तो अगर इसको समराइज करने की कोशिश करें, समराइज का मतलब समझिए इधर कि रेजिस्टेंस पूछेगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आर, तो पहले क्या लिखेंगे, ए में, एक मिनट, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं रेजिस्टिविटी से, ठीक है। तो बस वेट, अब हम यहां लिखते हैं कंपैरिजन। एक तो रहा अपना रेजिस्टेंस, और अभी क्या क्या पढ़े हम, क्या पढ़े हैं, रेजिस्टिविटी। अब दोनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, हल्का बल्का है, न्यूट्री है, क्वेश्चन आया यहाँ से। रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, आर से, इसको क्या लिखते हैं, रो, क्या लिखते हैं, रो से, ठीक है, इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ, एच कांस्टेंट होता है, रो बोलते हैं इसको। और इसमें क्या पढ़े थे हम, आर का कोई फॉर्मूला था ना, आर इक्वल टू क्या था, रो एल बाई ए, ठीक। पर यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं पढ़े थे ना, आर किस पे डिपेंड कर रहा था, आर लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, और आर किस पे डिपेंड कर रहा था, एरिया पे, क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अरे वायर खरीद के लाते तो छीलते हैं हम लोग ना, कोई सा तार दिखता है ना, बिजली का तार देखिए इतना मोटा होगा, उसको काटेंगे तो यहाँ पे कुछ बहुत पतला पतला तार होगा उसमें, वही क्या है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल कैसा है, ठीक है ना। मटेरियल मतलब समझ लीजिए आप, वुड ले लीजिए, वुड ले लीजिए और आयरन ले लीजिए, दोनों मटेरियल अलग अलग है ना, कॉपर ले लीजिए, मटेरियल अलग अलग है ना। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, किस पे, मटेरियल पे, ओनली मटेरियल पे, लेंथ पे नहीं, लेंथ पे नहीं, एरिया पे बिल्कुल नहीं, किस पे, केवल मटेरियल पे, ठीक है ना। क्या मटेरियल है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। पर रेजिस्टेंस किस पे करता है, लेंथ पे और एरिया पे, ये लिखना चाहिए था यहाँ पे, एरिया पे भी, ठीक है ना, इस दोनों पे डिपेंड करता है, ये बात समझिए। अब देखिए मैं ले लिया एक वायर, किसका वायर है, कॉपर का, और यहाँ पे क्या ले लिया मैं, सेम लेंथ का वायर ले लिया, ठीक है ना, किसका है, कॉपर का, क्या है, कॉपर का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस दोनों का क्या होगा, सेम, क्या होगा, क्योंकि लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, दोनों क्या है, सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा, दोनों मेटल भी क्या है, सेम है। पर देखिए इसको मैं बढ़ा दिया, क्या कर दिया, इस वायर को मैं बढ़ा दिया, बात समझ रहे हैं ना। पर है किसका, कॉपर का, लेंथ क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है, रेजिस्टिविटी उतना ही रहेगी, क्योंकि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अपनी एक फिक्स होती है। कितना भी मोटा कर तार को ले लिया हम और क्या कर दिया,
इतना मोटा कर दिया, ठीक है ना। तो इतना मोटा करने के बावजूद भी क्या होगा, इसका रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ने पे चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ये लिख लेते हैं हम एक ए, ठीक है, ये एल्युमिनियम का है और एक कॉपर का है। लेंथ दोनों का देखिए सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या हो गई इसकी, डिफरेंट हो गई, क्योंकि मटेरियल क्या है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है। तो रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी शो करती है, मटेरियल की, बिल्कुल, बस मटेरियल की। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, पर अपने सिलेबस में नहीं है, और आगे एडवांस जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे, ठीक है। पर ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, तो टेम्परेचर का डिफरेंस बताना नहीं है रेजिस्टेंस का, ठीक। पर एक चीज बताना है, यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, क्या बोलते हैं इसको, ओम, इसका होता है ओम मीटर, तो ओम मीटर ये पूछा जाता है, ठीक। अब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ओम मीटर कैसे हुआ, अगर जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ। आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, इसको इधर भेजिए, आर इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा, रो एल होगा, और रो इक्वल टू क्या हो सकता है, आर इंटू ए बाई एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, ओम, ठीक है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो रो का यूनिट यहाँ से आ जाएगा, देखिए 1 मीटर से एक क्या कट गया, मीटर स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, मीटर स्क्वायर को मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया, रो कितना बचा, ओम मीटर। एक यूनिट हो गया किसका, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर, में यहाँ लिख दिया था, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक है। आगे आपका टॉपिक ये हुआ यहाँ तक, चीजें थोड़ा ध्यान से। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बहुत अच्छा टॉपिक, मेन टॉपिक पे आए हैं। ओम्स लॉ के बाद अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अभी पढ़े ना हम रेजिस्टेंस, उसी को क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे, दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, देखिए। एक पहला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, सीरीज में, दूसरा पैरेलल में। सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है ना, इस चीज को समझना है, बस यही दो पढ़ना है इसमें, रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में। इसको समझ गए तो न्यूमेरिकल्स आते इस पे, आते एग्जाम में न्यूमेरिकल्स, 10th में तो पूरा का पूरा है, ठीक है, बहुत अच्छे से है। अभी यहाँ कंसेप्ट समझ लीजिए, बेसिक, एडवांस पढ़ाएंगे उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। जुड़ना चाहते हैं हमसे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। अगर आगे चलिए पढ़ते रहिए, कहीं से भी ध्यान दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो इधर भी पढ़िए, ठीक। ये देखिए, ये रहा ये सीरीज में, किसी चीज को सीरीज में जोड़ने का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ रखा, एप्पल है, देखिए इस एप्पल को क्या कर दिया मैंने, किसी एक धागे से बांध दिया दूसरे एप्पल से, ठीक है। फिर इस एप्पल को क्या कर दिया, इस एप्पल से, और इस एप्पल को देख रहे हैं, अरे एप्पल ही नहीं है सर, एप्पल 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 कैसा तार है, तार से देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ऐसे देख रहे हैं ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा। अगर इस तरह का अरेंजमेंट कहीं दिखेगा तो आप क्या बोलेंगे, सीरीज में, ठीक है। अब इसी 4 एप्पल को मैं दूसरे तरीके से जादू मार के कर दूं, कनेक्ट कर दूं, तो क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल। देखिए ऐसा जादू मारा तो ये कैसा आया, 4 ही चीज है, बस खिलाना है, इधर से उधर कर देना। 2 नीचे रख दिया, 2 नीचे रख दिया, इसको मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक चीज काम कर दिया कि इस दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है ना। देखिए क्लोज हो गया, क्या हो गया ये, यहाँ ध्यान देखिए क्या है, ओपन, क्लोज। और यहाँ से मैं क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस एप्पल को जलाने के लिए, क्या कर दिया, एप्पल को जलाने के लिए। तो बैटरी है तो करंट जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। और इसको भी क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, किससे, सेल से। तो करंट इधर से जाना है कि नहीं जाना है, जाना है करंट। अब दोनों में ये अरेंजमेंट है पैरेलल का, एक दूसरे के पैरेलल में है, देख रहे हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल में है। देखिए इसके ऊपर ए है, इसके ऊपर ए है, और यहाँ पे सीधा एकदम सीधा जा रहा है। तो समझिए, इसको समझ गए तो सब कहानी इसका हो गया। एप्पल नहीं जलेगा, एप्पल नहीं जलेगा, पर एप्पल को मैं क्या कर दूंगा, बल्ब बना दूंगा। क्या बना दूंगा, बल्ब। तो जलेगा ना, नहीं जलेगा, बल्ब जलेगा। आप देखिए क्या होगा, एप्पल नहीं जलेगा। क्या लिख दिया यहाँ पे, ये रहा बल्ब, बल्ब तो जलेगा।
यहाँ पे 2 वोल्ट 5 वोल्ट 20 वोल्ट का क्या लगा दिया हमने, बैटरी इससे लगा दिया, ठीक है ना, 20 वोल्ट का करंट गया इसमें। देखिए जनाब करंट आया, कहीं भागने का रास्ता था क्या इसके पास? स्विच नहीं लगाई वो तो आगे की बात की, स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्या है हमारा, यही समझने वाला है। आपकी खुशी के लिए हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बढ़िया स्विच लगा दिए, क्लोज भी कर दिए हैं। अब ठीक इधर भी लगा दिए, अब कहीं मीटर का नहीं लगा दिए, अरे मीटर ही लगा देते हैं, ये प्लस और माइनस, यहाँ मीटर लगा दिए प्लस। अब सर्किट हुआ कंप्लीट। पर ये सीरीज में है पैरेलल में, देखिए ये भागा ना, जलियांवाला बाग की तरह कहानी हो गया। भागने के कई रास्ते थे, बस मात्र एक रास्ते। करंट आएगा कहाँ जाएगा, घुसेगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जाने के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना, ठीक है। तो सीरीज में करंट यहाँ गया, वहीं पास होके क्या आएगा, वहीं करंट पास होके क्या पे आएगा, यहाँ पे आएगा, वहीं करंट पास होके तीसरा बोल आएगा, वहीं करंट पास होके यहाँ पे आएगा, वहीं करंट पास होके यहाँ पे आएगा। देखिए हम करंट भेजे थे आई, और यहाँ क्या आ गया आई, और घूमते फिरते बेचारा अपने घर लौट जाएगा, फिर लौट गया। ये रहा सीरीज में, कंपलसरी है जाना है इधर से। पैरेलल में ऐसा क्या होगा, अब यहाँ पे करंट आया, अब ये बता फतेहपुर बता, ये पाकिस्तान जाना किधर है, दिक्कत है, इधर जाएगा पाकिस्तान में तो दिक्कत है, इधर भी जाएगा तो थोड़ा दिक्कत, अब जाए किधर, दिक्कत है ना। अब सोचेगा जिधर रेजिस्टेंस कम होगा उधर ही जाएंगे, क्या करंट किधर ज्यादा जाता है, इधर रेजिस्टेंस कम होता है, तो अब सोचेगा जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर जाएंगे। अब पता नहीं किधर रेजिस्टेंस कम है, उसके हिसाब से करंट मतलब जाएगा, जिधर कम रेजिस्टेंस होगा उधर ज्यादा करंट जाएगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट जाएगा। तो आप देखिए करंट इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो करंट गया इधर उधर, तो यहाँ पे मान लीजिए I1 जाएगा और यहाँ पे I2 जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर अब ये दोनों सीरीज में है कि नहीं, देखिए है ना, एक के बाद एक है कि नहीं, पूरा पास करेगा अंदर से तब यहाँ निकलेगा, यहाँ आया, ठीक, क्या आया करंट यहाँ पे I1 आया, ये जनाब आए, ये दोनों सीरीज में है। देखिए आप खोल के देखिए एकदम सीरीज में है दोनों, एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, सीधा हाथ की तरफ पकड़ो पकड़ो, तो अंदर से घुसेगा यहाँ आएगा, अंदर से घुसेगा यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ भी करंट क्या आएगा, I2 आएगा कि नहीं आएगा। अब दोनों भाई मिल करके खाना खा लिया, अब कहाँ आएंगे, बाहर निकलेंगे, हॉल से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों भाई हाथ जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, अपना हाथ पकड़ लेंगे, पकड़ के क्या बना देंगे, I1 प्लस I2 आएगा कि नहीं। यहाँ पे निकला ना इस घर से, क्या निकला, 2 बंदा निकला, कितना बंदा घुसा था, 2 बंदा घुसा था, I1 प्लस I2 घुसा था, यहाँ पे क्या निकल गया, I1 प्लस I2 घुस करके I1 प्लस I2 हाथ मिला लेगा दोनों, मायावी रूप धारण करेगा, क्या बना देगा, I बना देगा, क्योंकि I भेजे थे और I आ गए यहाँ पे। तो पैरेलल में तो था, लेकिन करंट बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, करंट बढ़ जाता है। और इसमें क्या देख रहे थे, करंट बढ़ नहीं रहा था। तो एक मेरा ट्रिक है, पैरेलल में करंट बढ़ जाएगा। देखिए अब इसको याद कैसे करें, होगा कंफ्यूजन बिल्कुल। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरा एक थोड़ा अपना ट्रिक है, मन करे तो याद कर लीजिएगा, अपने मन से मतलब ट्रिक बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो मैं याद किया हूँ, बस कुछ नहीं, SIVP, ठीक है। जब मैं 10th क्लास में था तब बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं समझता था ये VP क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के क्या पास में क्या होता है, एक बॉडीगार्ड होता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा सोचता था कि सब इंस्पेक्टर जो होता है ना, बॉडीगार्ड है, किसका बॉडीगार्ड है, सब इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता है पुलिस का। तो सब इंस्पेक्टर क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ में क्या है, एक बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड हमेशा रहेगा कि नहीं, बॉडीगार्ड कौन है, SI, सब इंस्पेक्टर वाइस प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड। अब सब इंस्पेक्टर का मतलब समझिए, S से क्या होगा, सीरीज, और I से क्या होगा, करंट, नाम देख लीजिए, करंट, ठीक है। मतलब सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट, सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। ये रहा वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज। और ये क्या है, P से पैरेलल, क्या है, वोल्टेज किसमें सेम रहता है, पैरेलल में, वोल्टेज किसमें सेम रहता है, इसमें क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, ठीक है ना। तो कुछ भी याद नहीं करना, ये याद कीजिए SIVP मतलब सीरीज में क्या सेम रहेगा, सब जगह करंट सेम रहेगा। पर यहाँ करंट सेम नहीं रह रहा था ना, I1 I2 हो गया था ना, क्या सेम रहेगा, सब जगह वोल्टेज सेम, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो वोल्ट अगर अच्छा लगा हो तो फिर आप मेरे चैनल पे आइए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक। आप आगे फिर वीडियो देखते रहेंगे ना, मेरे साथ रहेंगे तो हाँ, ऐसे पढ़ने के लिए।
तो ये क्या है, V है और V है, ठीक है ना। वोल्टेज सेम है, पैरेलल में अगर किसी चीज को हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, सारा बल्ब क्या होगा, एक ही तरह जलेगा, मतलब जोश में जलेगा ना, सभी जोश में खूब ब्राइट होकर जलेगा। अगर थोड़ा कम जलेगा तो सब क्या होगा, कम जलेगा। लेकिन चांस है घर में 10 बल्ब लगाएंगे ना, तो 10 का ब्राइटनेस क्या होगा, 1 होगा। तो पैरेलल में लगाना पसंद करेंगे आप कि सीरीज में? पैरेलल में। घर में क्या लगाएंगे हम, पैरेलल में, कि 10 बल्ब भी लगाएंगे तो क्या होगा, एक ही तरह जलेगा, एक ब्राइटनेस के साथ जलेगा। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम नहीं है। आप देखते हैं घर में वोल्टेज बढ़ेगा, ओ मतलब बल्ब जल जाता है जोर जोर से, है ना, तेजी में जलने लगता है। वोल्टेज घटेगा, हाँ, तो ये देखने को मिल जाता है हमको। वही कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा, एक हो सकता है बहुत वोल्टेज सबका अलग है, क्या है यहाँ पे, यहाँ V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4। अब बताइए प्रसाद बांटना शुरू हुआ था शुरुआत से, लास्ट में जाते जाते उतना ही मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलता, उतना कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कम हो जाएगा तो वोल्टेज रोशनी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो इसलिए आजकल क्या क्या करते हैं, पैरेलल में काम करते हैं, हम डेकोरेशन करते हैं शादी में ना, लाइटें लगी होती है खूब जोर से ऊपर से नीचे तक, सभी जलती है ना एक साथ में। अब सबका ब्राइटनेस क्या होता है, सेम होता है ना। पर पहले पता है कैसे आता था, पहले ऐसा आता था ना डेकोरेशन बल्ब कि एक फ्यूज हो गया तो सब फ्यूज हो गया, ठीक है, एक फ्यूज हो गया तो सब क्या हो जाता था, फ्यूज हो जाता था। इसी को ओवरकम करने के लिए क्या कर दिया हमने, अब बल्ब की तरह दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, बल्ब जल रहा था ना, देखिए बल्ब जल रहा है, ये जल रहा है बल्ब, पर एक बल्ब फ्यूज हो गया, क्या हो गया, फ्यूज। माय गॉड, ये फ्यूज हुआ मतलब तारों इधर का जल गया है, कुछ गड़बड़ी आ गई है। हम देख रहे थे पास करके इधर ही जाना है ना, अब बीच में गड्ढा हो गया तो आगे जाएगा क्या, दोनों बल्ब नाकामयाब। मरा नहीं है लेकिन इसको जिंदा भी नहीं रख सकते, है ना, खराब हो गया ना। तो सीरीज में लगाना अच्छा बात है क्या, नहीं, बेकार हो गया मेरा दोनों बल्ब खराब, ये भी बेचारा मरा हुआ। पर यहाँ पे देखिए बल्ब लगा हुआ है ना, ये बल्ब है ना, ये बल्ब देखिए जल रहा है, जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी बल्ब था, क्या हुआ था, जल रहा था, पर गड़बड़ी हुआ इसमें, ये फ्यूज हो गया, क्या हो गया, फ्यूज, हाँ फ्यूज हो गया। तो इसके साथ सीरीज में ये था ना, क्या हो जाएगा, फ्यूज। पर ये दो काम देगा साथ देगा, पर अब पूरा करंट किधर आ जाएगा, I2 पूरा करंट मजबूरन बेचारा इधर ही आ जाएगा, पास में जाए ना, ठीक है ना। फिर तीसरा बल्ब जलेगा ना ऊपर जाके, नहीं, अब क्या होगा, जलेगा ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि करंट इधर से आएगा, आप ये कहना चाहते हैं बिजली इधर से जाके इसको जला देगा, जनाब ऐसा नहीं होता है, हाँ? इधर से आएगा और फिर क्या होगा, इधर से नहीं आ जाएगा, ठीक है। इधर से उल्टा नहीं मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर उल्टा जाता है क्या, नहीं, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है ना, इसलिए इस तरह से आप देखिए 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 ऐसे हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, इसका अपना एक चीज है ना, इसीलिए वोल्टेज क्या होता है इसमें, वोल्टेज इसीलिए क्या होता है, सेम होता है। इसको जितना वोल्टेज मिलेगा उतने क्या मिलता है, इसको भी मिलता है। तो इसको मिला वोल्टेज, अगर इधर जाना होता तो हम बना सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, है ना। तो वोल्टेज देख लीजिए, दो रीजन है, दो रीजन की वजह से हम पैरेलल में यूज करते हैं आजकल सर्किट, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। सीरीज पैरेलल, और सीरीज पैरेलल में हमको क्या समझना है, रजिस्टर, क्या रजिस्टर लिखा हो तो कैसे समझेंगे, रजिस्टर का पहले देख लेते हैं। ये है रजिस्टर, रजिस्टर ऐसे होता है, देखिए कांटा, ऐसे कांटा दिखने में लग रहा है, कांटा चुभेगा तो हम रुक जाएंगे, कांटा चुभता है तो स्लो हो जाता है स्पीड, ये रेजिस्टेंस से बेचारा स्लो कर देगा, ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना, आ रहे हैं ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देखिए प्लस है माइनस है, यहाँ एक बल्ब लगा दिया। आप बताइए 6 वोल्ट कि ये रेजिस्टेंस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, सीधे डायरेक्ट है ना। अगर एक बॉल में फ्यूज होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम हुआ कि ज्यादा होगा, बल्ब फ्यूज हो गया, अब देखना है, शॉर्ट सर्किट लग गया, शॉर्ट सर्किट लग गया तो फिर कोई बात ही नहीं करना उसमें, कम कोई जो नहीं कि रेजिस्टेंस कितने का, ये बल्ब फ्यूज होता है, इससे पता नहीं चलता रेजिस्टेंस कितने का है ना, कम हुआ कि बढ़ेगा। हाँ, ये हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राइटनेस उसका ज्यादा है कम है ना, इससे पता चल सकता है, अदरवाइज कुछ खास पता नहीं चलता है, रेजिस्टेंस देखने से नहीं पता चलता, ठीक है। लकड़ी है तो पता चलेगा इसका हाई रेजिस्टेंस है, करंट जब नहीं करेगा, पर ऐसे कोई तार देखकर हम नहीं बता सकते, ठीक है ना। हाँ, अब एक पतला तार एकदम एक मोटा तार ले आए तो बता सकते हैं इसका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, अदरवाइज नहीं बताएंगे। बस यहाँ देखिए सीरीज में है कि नहीं,
सीरीज में R1 है, ये R2 है, क्या है R3 है। तो कोई कहेगा 3 वो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो क्या हम एक को लगा देंगे? इसका एक लगा देंगे तो उसको एक लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि अगर एक बार में इसको पढ़ लिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा एकदम से 10th क्लास से एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं थोड़ा, ठीक हर चीजों को। हम क्या सीरीज में क्या देखते हैं, क्या कांस्टेंट रहता है? SI/VP याद करेंगे ना, क्या करंट सेम रहता है ना, करंट। अब V क्या होगा? यहाँ V1 होगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। जब करंट सेम है I और I, तो डिफरेंट क्या रहेगा? वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप बताइए ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है कि नहीं? तो मैं यहाँ V इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ? IR। और यहाँ पे V1 क्या है? तो IR1 इसके लिए हो गया। V2 के लिए क्या हो जाएगा? I डिस्टेंस क्या है? R2 V2 के लिए, ठीक है ना। और V3 के लिए क्या हो जाएगा? IR3। सब में I सेम है तो I कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? IR। अब बताइए I से I कट जाएगा, क्या बचेगा? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात समझ में आ गई कि सीरीज में अगर कई सारे रेजिस्टेंस दिया हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मली क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अगर R1 दिया हो तो 5 ओम, R2 5 ओम और R3 10 ओम, तो क्या करते हैं? हम जोड़ देते, सिंपल है। 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 5 ही ओम, इधर का उल्टा लिख दिया मैं, 5 ओम, तो हो गया 20 ओम। देखिए तो R रिजल्टेंट कितना आ गया? 20 ओम। तो इस तीनों को काट देंगे। क्या करेंगे? तीनों को काट देंगे। काटने के बाद क्या लगा सकते हैं? एक रेजिस्टेंस कितने का? 20 ओम का। और डायरेक्ट क्या कर देंगे? हम एक बल्ब लगाना था, लगा देंगे और बैटरी कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट का। देखिए इतना काम हम करने से अच्छा क्या हो गया? शॉर्ट में कर दिए। कैसे? जब हमको पता चल गया कि सीरीज में कैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, इस तरह से। तो सीरीज में अगर पढ़ लिए तो पैरेलल को नहीं जाना चाहेंगे, पैरेलल भी जान लीजिए। ये भी सिंपल ही है, बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पैरेलल के लिए हमको क्या करना होगा? पहले क्या बनाना होगा? एक सर्किट डायग्राम। ये देखिए दिस बना दिए, सिंपल। और एक नीचे भी बना दिया, ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे। ये 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ना, प्लस और एक माइनस, इस सटा होगा, इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है यहाँ पे? SI/VP याद कीजिए। पहले में क्या सेम होता है? वोल्टेज। तो क्या यहाँ पे वोल्टेज रहेगा? V भी होगा कि नहीं होगा? ठीक। और यहाँ पे I1 हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है? I2, यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4, यहाँ पे क्योंकि करंट क्या होता है? जब वोल्टेज सेम होगा तो करंट क्या होगा? डिफरेंट। तो करंट डिफरेंट है कि नहीं सब? तो हम करंट इज इक्वल टू टोटल करंट क्या होगा? देखिए I टोटल क्या लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। कहानी खत्म। अब देखिए V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? IR। और I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई R। तो I इज इक्वल टू V बाई R, तो यहाँ लिख सकते हैं V बाई R, लिख सकते हैं कि नहीं? और इसके लिए क्या होगा? V बाई R1 होगा कि नहीं होगा? इसके लिए V बाई R2, क्योंकि V सबके लिए सेम ही है ना। इसके लिए V बाई R3, इसके लिए V बाई R4, इसके लिए V बाई R5। सब में से V कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिए V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यह है V बाई R। एक ऊपर से ऊपर कट जाएगा, क्या बचा? 1 बाई R
ये रिजल्टेंट आ रहा है ना भाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1/R करके, ठीक है ना, 1/R करेंगे। तो कितना दे रखा है, मान लीजिए छोटा सा मान लेते 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का। तो क्या करेंगे 1/R इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो गया। सबका एलसीएम क्या होगा 2। अब 5 बार है तो 5 बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मोबाइल 1 प्लस, ठीक है, क्या हो गया 5/2। 1/R क्या 5/2, तो R क्या हो जाएगा 2/5। कुछ कमाल नहीं किया, ओम में आएगा, इसमें आएगा ओम में आएगा, ओम में आएगा, ठीक है ना। 2/5 ओम इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 2/5 ओम। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और सबको हटा देंगे, क्या करेंगे सबको हटा देंगे और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, कितने का 2/5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो काम हो गया। यही यहाँ क्या हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं। क्या होता है आई होता है ना। अब इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, जैसे इंसान का प्यार और इंसान का गुस्सा दो चीज होता है ना, उसी तरह से अब करंट का क्या पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट। मान लीजिए क्या है कंडक्टर, ठीक है ना, इसमें करंट दे रहे हैं जनाब, करंट खूब दिए, करंट आया ना, करंट आने से क्या जल रहा था यहाँ पे बल्ब जल रहा था। कभी फील किए हैं आप कि बल्ब को स्विच ऑन करके जला दीजिए और 2 घंटे 3 घंटे बाद जाकर टच कीजिए उसको, कैसा होगा गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हुआ बेचारा, गुस्सा से क्यों मुझे जला रहा है ना, नहीं, इसी को क्या बोलते हैं हम करंट का इफेक्ट हुआ तो क्या हो गया है गर्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये चीज जब पता चला हम लोग को कि हीटिंग इफेक्ट होता है किससे, करंट पास कराने से, तो फिर सोचा गया कि ये मिसयूज हो रहा है, क्या हो रहा है मिसयूज हो रहा है। या तो काम किया जाए कि हीट जो करंट के द्वारा जो हीट बन रहा है उसका यूज कर देते हैं किसी अच्छे काम के लिए ना, तो अच्छे काम के लिए कैसे यूज करेंगे। और दूसरा बात, हीट कितना खर्च होता है या कितना प्रोड्यूस होता है जब करंट पास करता है, तो ठीक है ना। पंखा को चलाने पे आप टच करेंगे उसका तो क्या दिखेगा 1 घंटे 2 घंटे बाद नीचे से गर्म दिखता है, ठीक है ना। क्यों कॉइल गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर होता है उसमें, अब कॉपर में क्या जाता है करंट, और करंट जाने पे क्या होगा हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट होगा तो कुछ गर्मी आएगी, अब गर्मी आएगी तो फिर देखते हैं क्या होता है, तो गर्मी आई, ठीक। एक फॉर्मूला हम पढ़े थे V = W/Q, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कोई काम कितना करता है जितना उसके पास क्या होता है एनर्जी, ये बात समझते हैं ना। लड़ाई करिएगा, आप किसी को गाली दीजिएगा, किसी को मारिएगा, कब तक मारिएगा जब तक आपके पास क्या है एनर्जी, तभी तक वर्क कीजिएगा ना, भले गाली दीजिए या मारिए या दान कीजिए, काम हो रहा है, क्या हो रहा है काम, वर्क हो रहा है। तो फिजिक्स में सब एक ही है, तो वर्क हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है एनर्जी है कि नहीं हो, जितना एनर्जी उतना वर्क। क्या लिख सकते हैं हम E बाई क्या लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एक एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, कौन सा एनर्जी की बात करने जा रहे हैं हीट एनर्जी ना, तो इसी को हम क्या लिखेंगे E को क्या लिख सकते हैं H लिख सकते हैं कि नहीं, H/Q। बात पकड़िए सब समझ में आएगा। H क्या है यहाँ पे हीट एनर्जी, क्या है हीट, इसी के बारे में बात करें ना हीट एनर्जी के बारे में, तो बताइए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम डायरेक्ट V = क्या लिख सकते हैं H/Q, कोई आपत्ति है नहीं होनी चाहिए, ये लिख सकते हैं ना। I = क्या होता है Q/T, क्या पढ़े नहीं आप, शुरुआत में ही आपको बताया था कि नहीं है I = हम नहीं बताया तो कोई बताया होगा, मतलब पढ़ाया पढ़े होंगे कहीं से, तो I = Q/T, तो Q का वैल्यू क्या होगा I × कोई दिक्कत IT लिख सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कहानी नहीं IT है ये ना,
एक टाइम और क्या है, करंट है। तो Q का वैल्यू क्या भर सकते हैं आप यहाँ पे, क्या भर सकते हैं, H/IT भर सकते हैं कि नहीं। H को इधर ही रखिए, इसको इधर भेज दीजिए, शिफ्ट कीजिए, तो VIT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H। कोई दिक्कत, H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, VIT लिख सकते हैं, नहीं, V इक्वल टू क्या होता है, IR। पूछेंगे कहाँ से आया, सबका नहीं है आसमान से, ओम्स लॉ, क्या है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, ये रहा ओम्स लॉ। V का वैल्यू भर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या होगा, IR इंटू IT। करेंगे क्यों कर रहे हैं, सब कर रहे हैं किसके लिए, हीट के लिए। तो I दो बार गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I² RT। H इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, देखकर बताइए तो, I² RT। और कुछ नया चीज नहीं है, इसको कौन किया था, भगवान नहीं, ओम्स नहीं, कौन किया था, भैया थे, कौन भैया, जूल्स। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जूल्स लॉ या जूल्स इफेक्ट, ठीक है ना। तो H इक्वल टू I² RT। तो यहीं पे ये भी थोड़ा जान लेते हैं, जूल्स कहा क्या था ना कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, करंट पास करेगा, रेजिस्टेंस इनटू टाइम। तो आप देखिए जूल्स का कथन ये कहना ये था कि जूल्स का एक्सपेरिमेंट ये था कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I², बात समझ में आ रही है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब H करंट का स्क्वायर के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है, और H टाइम से भी बढ़ता है, टाइम बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, समझिए, टाइम बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो H बढ़ेगा। देखिए थोड़ा सा आप काम कीजिए कि करंट 2 एम्पियर के भेजेंगे किसी बल्ब में ना तो कम हीट होगा, और 50 एम्पियर का करंट भेजेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हीट होगा, बिल्कुल। H इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू T, मतलब टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। 1 घंटे के बाद पंखा को टच कीजिए और पंखा को पंखुड़ी को नहीं, उसको कॉइल को, और 5 घंटे के बाद चेक करेंगे तो ज्यादा गर्म हुआ कि नहीं, तो क्या होगा, T बढ़ा तो हीट भी बढ़ा। तीसरा है रेजिस्टेंस, R बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, R बढ़ता है तो हीट बढ़ता है। कि हम किसमें देखते थे, R वाला हीट 100 वाट का बल्ब आता था पहले, पीला वाला, आजकल वो नहीं जलाता, उसमें ना एक क्या लगा होता है, टंगस्टन। इस बल्ब में क्या लगा होता है, टंगस्टन। और उस टंगस्टन में, इस बल्ब में आप देखेंगे ऐसे, तो एक ऐसे पतला सा तार लगा होता था, ये बोलते थे टंगस्टन। तो रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा होता है टंगस्टन का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होता है तो हीट क्या होता है, बहुत ज्यादा बन जाता है यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा हीट जब हो जाए चीजें तो चमकने लगती है, जब चमकने लगती है तो बल्ब क्या होने लगता है, जलने लगता है, पर बल्ब फटता नहीं है जल्दी। क्यों, क्योंकि फटने से बचाने के लिए क्या भरते हैं इसमें, गैस। कौन सा गैस, नाइट्रोजन, बिल्कुल, और आर्गन, क्या, दो ऐसे गैस भरते हैं जो इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, रिएक्शन नहीं करता है, बल्ब में रहता है, इसको खूब गर्म होने देता है पर फटता नहीं है। अगर शीशा से कवर नहीं करते तो क्या हो जाता है, फट जाता है। तो भर करके आजकल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से अलग अलग चीजें बनी है, कभी बात करते हैं उस पर, ठीक है, कि आजकल कैसे बनता है वो ना। ये रहा जूल्स लॉ, और ये हम क्या पढ़ लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब समझ चुके हैं कि कैसे हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, I बढ़ेगा, R बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या बनाए हम, इलेक्ट्रिक हीटर, देखें आप, इलेक्ट्रिक हीटर आप देखे होंगे, ऐसा ऐसा तार होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे 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 ऐसे, और हीटर एक कनेक्टर होता है, ऐसे गोला सा होता है, ठीक है ना। इसमें करंट देते हैं तो चलने लगता है। देखिए इस तरह टेढ़ा क्यों बनाया जाता है, लेंथ बढ़ेगा तो R बढ़ेगा ना, लेंथ क्या बढ़ता है, R के प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ बढ़ा तो R बढ़ा तो हीट बढ़ा, तो ज्यादा गर्म होगा ना, तो इसलिए हम ठंडे के दिन में क्या करेंगे, यूज करेंगे गीजर। उसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब किया है, या तो जूल्स लॉ का क्या है एप्लीकेशन कहिए तो, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन कहिए तो, दोनों सेम है। क्या बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करना है हमको, रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका होता है, इंसुलेटर का, किसका, इंसुलेटर का। पर इंसुलेटर लगा दे क्या हम प्रेस में, इंसुलेटर लगा देंगे तो करंट जाएगा, नहीं जाता है करंट इंसुलेटर लगाने पे, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा,
कंडक्टर लगाना पड़ेगा। किसका कंडक्टर? हीट का कंडक्टर। पर करंट चल जाएगा पेंदी में तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो करंट लग जाएगा हमको। तो क्या करते हैं, जब भी हम प्रेस बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिक प्रेस बनाते हैं, तो नीचे वाला प्लेट क्या रखते हैं हम? मेटल का रखते हैं। नीचे वाला प्लेट ये मेटल का रखते हैं। इसके ऊपर एक ऐसा चीज रखते हैं जो करंट पास ना होने दे, पर क्या हो, गर्म हो जाए। क्या हो जाए? गर्म। वो क्या होता है? माइका। क्या रखते हैं? माइका एक ऐसा आता है, ठीक है ना। माइका आप कभी देखिएगा, माइका के रख देते हैं आयरन के ऊपर, नीचे वाला के ऊपर क्या रख देते हैं? मेटल प्लेट, उसके ऊपर माइका, माइका के ऊपर फिर हम क्या रखते हैं? मेटल। और उसको करंट देने के लिए क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ऊपर से करंट आएगा तो माइका को हीट कर देगा और हीट ट्रांसफर हो जाएगा मेटल में, बल्कि करंट ट्रांसफर नहीं करेगा। तो माइका एक ऐसा चीज है जो हीट को ट्रांसफर करता है पर करंट को, आई को ट्रांसफर नहीं करता है, पर हीट को ट्रांसफर करता है। इसलिए हम यूज कर सकते हैं आराम से। तो इलेक्ट्रिक प्रेस के लिए हमेशा चूज किया जाता है ऐसा मटेरियल जो क्या हो, रेजिस्टेंस ज्यादा रखता हो। तो रेजिस्टेंस कौन ज्यादा रखता है? इंसुलेटर। लेकिन उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट पास नहीं कराएगा। तो क्या यूज करते हैं हम? सेमी कंडक्टर। क्या यूज करते हैं हम? सेमी कंडक्टर या एलओआई। क्या यूज करते हैं? एलओआई। अभी केमिस्ट्री का टॉपिक है एलओआई, हम बात करेंगे इसके बारे में कभी, ठीक है ना। एलओआई, ठीक है ना। एलओआई क्या करता है? ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। बस एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन इसको आप पॉज कर करके वीडियो देखिए, एक बार में देखेंगे आप पूरा वीडियो तो क्या हो सकता है आप थक जाए, बोर हो जाए, पढ़ना पाए। आधे घंटे करके, 1 घंटे करके, ऐसे करके आप देखिए ना शॉर्ट में, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक पावर है, तो इसको पहले देखा जाता है कि कहाँ काम देखते हैं, पावर देखते हैं ना। करंट जा रहा है तो उससे क्या बनेगा? उसी से हमको बनाना है पावर। बनेगा कैसे? कुछ यूनिट होगा इसका। सबसे पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। वाट भी होता है और किलो वाट क्या होता है? किलो वाट। वाट को ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू से। या हॉर्स पावर सुने होंगे, हॉर्स पावर, 500 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर, 2000 हॉर्स पावर की ट्रेनें आती है, ट्रेन का है, गाड़ी आती है, ठीक है ना। हॉर्स पावर क्या होता है? तो एक हॉर्स पावर में कितना यूनिट होता है? 746 वाट। देखिए समझ लीजिए, आप बल्ब जलाते हैं 9 वाट का, जलाते कि नहीं? सोच लीजिए कितना बल्ब के बराबर एक हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स के से यूनिट लिया जाता है। घोड़ा जो होता है ना, उसके पास बहुत पावर होता है, इसलिए क्या है, उसी के नाम पे क्या पड़ गया? हॉर्स पावर पड़ गया, ठीक है ना। तो 9 वाट का एक बल्ब जलाते हैं तो कितना वाट मिलाकर एक हॉर्स पावर बनता है? इतना ताकत होता है, ठीक है ना। गाड़ी आती है, उस पर लिखा होता है हॉर्स पावर, फिर 2 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर, ऐसे, ठीक है। और किलो वाट यूनिट है बड़ा यूनिट, पावर का बड़ा यूनिट, और वाट छोटा यूनिट। पावर इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं P इज इक्वल टू W/T। ये समझिए, पावर हमारे पास कितना है, ये कैसे डिसाइड होगा? हम कितना काम करेंगे, क्या कितना काम करेंगे? जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा काम। लेकिन काम कैसे करेंगे? बिना टाइम के थोड़ी करेंगे। टाइम होगा 5 मिनट 10 मिनट, इसलिए टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं कि 5 मिनट में हमने इतना काम किया। देखिए 5 सेकंड में हमने क्या किया? बहुत काम किया, 10 जूल काम कर दिया। वर्क का क्या होता है यूनिट? जूल, है ना। तो 10 जूल कितने देर में काम किए हैं? 5। यही हमारा पावर है। हमारा पावर क्या हो गया? यही पावर हो गया। तो P इक्वल टू W/T लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से W को क्या लिख दिए थे हम? W को क्या लिखे सकते हम? एनर्जी लिखे थे कि नहीं? अभी देखिए हीट एनर्जी लिखे थे ना हम, H/W को क्या लिखे थे हम? H या E ऐसे लिखे थे, E/T। और इसी को लिख सकते हैं हम H/T। और H का फॉर्मूला हम अभी निकाले हैं, I² पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? I²RT/T। इससे T कट गया, क्या बचा? P इक्वल टू I²R। पहला फॉर्मूला हम बना चुके हैं, I²R। पावर का पहला फॉर्मूला है I²R। ये न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं हम? V इक्वल टू क्या होता है? IR। बना सकते हैं आप ऐसे ट्राई कर करके। I का वैल्यू रख दीजिए, I इक्वल टू V/R। और I पुट कीजिए यहाँ पे, V/R का स्क्वायर इंटू R। क्या लिखेंगे? V²/R² इंटू R। एक से एक R कट जाएगा, क्या बचेगा? V²/R। P इक्वल टू V²/R। ये दूसरा फॉर्मूला बना आपका पावर का, देखिए।
अगर वोल्टेज दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो तो पावर निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। आर इक्वल टू क्या हो सकता है, वी बाई आई इक्वल टू आर, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको। आर का वैल्यू भर दिया यहाँ पे, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर है, आई आर इक्वल टू वी बाई आई, तो आई से आई कट गया, पी इक्वल टू क्या हो गया वी आई, तीनों फॉर्मूला वी आई ए वी आई, ये 3 फॉर्मूला बना दिए पावर का। पर पावर केवल फॉर्मूला के लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, हाँ फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ना होता तो क्यों बेकार टाइम लॉस हो रहा है। फॉर्मूला के लिए बस नहीं पढ़ते हैं, एप्लीकेशन जरूरी है सबसे। एप्लीकेशन कहाँ होगा पावर का, वो देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट कीजिए। अब क्या है इसका पावर का, अब देखिए हम बल्ब जला रहे हैं, एक बल्ब जला रहे हैं, इधर देखिए एक बल्ब जला रहे हैं हम घर में अपने पढ़ने के लिए, खरीद के बाजार से लाए 9 वाट का बल्ब, ठीक है। जलाते गए, ठीक है ना, खूब जलाए। कितने घंटे जलाए, मुश्किल से पढ़ाई करते 12 घंटा, कौन नहीं पढ़ता 12 घंटा तो नहीं पढ़ता आदमी, 8 घंटे 4 घंटा पढ़ता है बहुत काफी है, ठीक है 4 घंटा पढ़ते हैं। एक बल्ब जलाए कितना देर, 4 घंटे, उसके बाद बल्ब को बुझा के सो गए ना, बंद किए बल्ब। 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 से गुना करेंगे तो मिनट आ जाएगा, और एक बार और 60 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो क्या होगा 4 इंटू 3600 सेकेंड आया। एक बल्ब कितना देर जलाए हैं, इतना सेकेंड हम जलाए हुए हैं बल्ब, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखिए, एक नया चीज देखते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है किसमें आती है, कमर्शियल यूनिट किसमें होती है, किलोवाट आवर में, किसमें कमर्शियल यूनिट किसमें होता है, किलोवाट आवर में। आप सुनते होंगे कि 5 यूनिट आया है अब की बार बिल, नहीं 5 यूनिट नहीं, 50 यूनिट 60 यूनिट ऐसे आता है एक महीने का, है ना। करंट किसमें, पावर किसमें आता है, किलोवाट, इसको बोलते हैं यूनिट। एक यूनिट मतलब क्या होगा, समझिए, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर, और 1 यूनिट का दाम कितना होता है मुश्किल से 5 रुपए के करीब। पर कभी कभी जो किराए पे बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं ना, तो अब क्या लैंडलॉर्ड हमेशा इसीलिए परेशान करता है लैंडलेडी कि ये बहुत बिल उठ रहा है, बहुत बिल उठ रहा है, बहुत बिल उठ रहा है। अब आप खुद जोड़ के देख सकते हैं कितना बिल उठ रहा है उसका, ठीक है ना। बिल होता है 100 रुपए का, मांगता है 500 रुपए, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए ना, इसलिए जरूरी है एजुकेशन सबको भी, है ना, केवल मेरी जरूरी नहीं है ना, एक के वजह से दूसरों को दिक्कत। 1 किलोवाट में 1 यूनिट होता है, और 1 यूनिट का दाम लगभग मुश्किल से 4 से 5 रुपए होता है। दिल्ली में तो क्या है 200 यूनिट तक फ्री है करंट पावर, 200 यूनिट तक यूज करते हैं तो 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। और हम अभी बिहार में है ना, बिहार में हर 1 यूनिट का देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा अमीर है, दिल्ली के लोग ज्यादा गरीब है, तो ये अमीरी में इसलिए देना पड़ता है, ठीक है ना। 1 यूनिट का भी देना है, दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है। देखिए बिहार अमीर सही में, वाकई में अमीर है, देखना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट का मतलब समझिए, 1 किलोवाट आवर समझिए, 1 किलो में कितना होता है, किलोवाट मतलब 1000 वाट हुआ कि नहीं, 1 किलो में 1000 होता है, तो 1000 वाट, और 1 आवर में कितना सेकेंड, देखिए कितना सेकेंड हुआ, तो हम लिख सकते हैं 3 जीरो इधर है और 2 जीरो इधर है, 36 से इसमें गुना करेंगे, क्या होगा 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड होगा कि नहीं होगा। इस पे एक पॉइंट डालेंगे अगर हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 3.6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा 6 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड पावर को हम क्या देखे थे अभी, पावर को देखे थे P = W/T। अगर T 1 हो जाए, T यूनिट हो जाए तो पावर वर्क के बराबर हो जाएगा। अब वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसीलिए वाट सेकेंड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, जूल से। यूनिट टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, जूल से कर सकते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁻6 क्या लिख सकते हैं, जूल, मतलब एक यूनिट में कितना हुआ, इतना जूल हुआ, ठीक है ना, इतना जूल हुआ, ठीक। और हम आपको बता रहे थे ये वाला चीज कि आपके बिजली बिल कितना आता है। देखिए अब 2 मिनट में निकाल लीजिए बिजली बिल निकालना खुद से घर पे, है ना। और इसको हम अलग से एक बनाएंगे वीडियो जिसमें अच्छे से समझाएंगे कि बिजली बिल निकालना, ठीक है।
पर अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, बस पावर पढ़ने से समझ लीजिए। कितना यूनिट आया घर पे, कितना आया 10 यूनिट मान लीजिए बिल आया आपका। तो 10 यूनिट का क्या होगा, 10 गुने 5 रुपए यूनिट है, कितना रुपया होगा 50 रुपया, ठीक है ना। 10 यूनिट आ गया, अरे बाप रे इतना आ गया, कैसे आया इतना। 10 यूनिट का मतलब समझ आया, 10 यूनिट का मतलब समझिए 10 किलोवाट होगा ना, 10 किलोवाट आवर हुआ ना, इतना वाट ना। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है कि नहीं होता है। हमारे कितना किलोवाट आया है, तो 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, 10 गुने 1000 कितना आ जाएगा 10,000 वाट। कितना आया है, आंसर आया हमारा 10,000 वाट। मतलब इस महीने हम कितना यूज कर चुके हैं, पावर 10,000 वाट। अब एक बल्ब जलाते हैं आप तो 9 वाट का नहीं 10 वाट मान लीजिए, कितना मान लीजिए 10 वाट मान लीजिए। तो एक बल्ब का कितना पावर है 10 वाट ना। तो 10 से 10 कटेगा, 0 कटेगा तो कितना बच जाएगा 1000 बल्ब। मतलब 1000 बल्ब अगर आप जलाते हैं, 1000 बल्ब जलाते हैं 10 वाट वाला 1000 बल्ब जलाएंगे आप 1 घंटा 1 दिन, तो कितना खर्चा आएगा। 1000 बल्ब जलाइए आप, सोच लीजिए 1 दिन 1 घंटे के लिए, तो अब कितना रुपया खर्च होगा 50 रुपया। अब महीने में सोच लीजिए आप 4 घंटा भी जलाते हैं अगर 10 वाट वाला बल्ब दिन में रात में पढ़ने के लिए, तो क्या यूज हुआ आपका 4 बल्ब हुआ ना, मुश्किल से यूज 4 बल्ब एक दिन में यूज हो गया ना, 1 घंटा 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, आप फिर देख लीजिए 30 दिन में कितना बल्ब जला सकते हैं। मान लीजिए 120 बल्ब, 30 चौका 120 बल्ब, ये तो कितना 1000 बल्ब है, तो कितना घपला हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। अब देखिए इसको एक बार और देखिए, वीडियो को अच्छा लगता है तो फिर हमारे हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़ जाइए, फिर आगे और टॉपिक देखते रहेंगे, धीरे धीरे इसी तरह पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।